हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कंपनी का वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया है दोस्तों। तो इसी दौरान मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का वीडियो जो पेंडिंग है वो बनाते जाऊंगा। आप लोग देखते जाइएगा। जब कंपनी का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं इसको बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज एक नया कंपनी मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है बालू फोर्ज, BALUFORG, बालू फोर्ज। तो आइए जानते हैं डिटेल। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा ताकि ये कंपनी के विषय में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको डिसीजन लेने में मदद पहुंचे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। बालू फोर्ज का स्थापना 1990 में हुई थी दोस्तों। ये कंपनी ऑटोमोबाइल, कृषि, समुद्री और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए क्रैंकशाफ्ट बनाती है। क्रैंकशाफ्ट मतलब मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको, जैसे एक कार है उसमें जो सिलेंडर्स लगे हुए रहते हैं वो सिलेंडर पावर जनरेट करती है और इंजन को चलाने में क्रैंकशाफ्ट का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। पावर क्रैंकशाफ्ट को देती है और क्रैंकशाफ्ट घूमती रहती है जिसके कारण से इंजन चलती रहती है। तो ये क्रैंकशाफ्ट है दोस्तों। तो ये क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्रैंकशाफ्ट का क्वालिटी के लिए बालू फोर्ज फेमस है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में। कंपनी भारत और बाकी दुनिया के प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं के लिए फोर्ज ये बालू फोर्ज क्रैंकशाफ्ट की बहुत व्यापक रेंज विकसित करती है और इसके पास बहुत सारे क्रैंकशाफ्ट का रेंज है जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस प्रदान करती है। और अ, और दोस्तों बहुत सारे देशों में एक मजबूत आफ्टर मार्केट उपस्थिति भी बालू फोर्ज का है। TUV नॉर्ड CRTGmbH द्वारा 2012 में कंपनी की इकाइयों को ISO TS 16949 2009 मान्यता मिलने से कंपनी का जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में बढ़ोतरी हुआ है, इजाफा हुआ है दोस्तों। और बालू क्रैंकशाफ्ट निर्माण क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त करने वाली बहुत कम कंपनियों में से एक बनी है। ये जो क्वालिटी इसको सर्टिफिकेशन मिला है, ये क्षेत्र में बालू फोर्ज एक नाम बन गया है जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा एक लिगेसी बनी है दोस्तों, जो कि कंपनी का एक अच्छा एस्पेक्ट दिख रहा है। कंपनी अब पूरी तरह से फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड क्रैंकशाफ्ट और फोर्ज सेक्टर का लीडर बन गया है। इंडिया में क्रैंकशाफ्ट के उत्पादन के लिए स्पेशलाइज्ड मैनपावर, एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी प्रयोग करती है। कंपनी 6 सिग्मा और 8D का पूर्ण पालना करता है। देश से लेकर विदेशों तक अपना प्रोडक्ट्स का क्वालिटी को साबित करते हुए प्रमुख OEM की पसंद का आपूर्ति करता है बालू फोर्ज। ये भी एक अच्छा उपलब्धि है बालू फोर्ज का। सभी क्रैंकशाफ्ट OE डायरेक्टिव्स और CNC की दिशाओं पर मैन्युफैक्चर होती है, जो कि एक अच्छा पक्ष है कंपनी का, ताकि हर चरण में क्वालिटी का एश्योरेंस हो, क्वालिटी सुनिश्चित कर की जा सके। कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कंपनी करती है, जो कि एक अच्छा पक्ष है कंपनी का। 2006 में पोलैंड से और 2011 में फ्रांस से अत्याधुनिक मशीनिंग लाइनों के एक्विजिशन के साथ कंपनी की क्षमता 2.5 M लंबाई तक के क्रैंकशाफ्ट के 2.5 M लंबाई तक के क्रैंकशाफ्ट के उत्पादन तक विस्तारित हो गई है। और ये एक कंपनी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है दोस्तों। और अभी कंपनी का जो करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़कर 30,000 फिनिश्ड क्रैंकशाफ्ट पर मंथ हो गया है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सिनॉप्सिस बैकग्राउंड कंपनी का, जो हम लोग को पता चला कि कंपनी क्रैंकशाफ्ट बनाती है। क्रैंकशाफ्ट के सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है इंडिया में, और विदेशों में भी इसने अपना एक अच्छा छाप छोड़ा है क्वालिटी एश्योरेंस मामले में और अपना स्पेशलाइज्ड सर्विस के बदौलत। तो दोस्तों कंपनी 5 सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग 5 सर्विसेज प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है डिफेंस, ई मोबिलिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इसको ये सेवा प्रदान करती है, प्रोडक्ट प्रदान करती है, ये सेक्टर्स में पहला सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, सेकंड है ई मोबिलिटी सेक्टर, थर्ड है इंडस्ट्रियल फोर्जिंग्स, फोर्थ है मशीनरी सर्विसेज, और
फिफ्थ है हीट ट्रीटमेंट एंड सर्विस फिनिशिंग। तो इंडस्ट्रीज़ को दोस्तों ये सेक्टर्स में ये मदद करती है, सेवा प्रदान करती है और ये अपना प्रोडक्ट भी सप्लाई करती है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ें जानने के बाद एक बात अब समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि बालू फोर्ज एक लीडिंग कंपनी है, क्रैंकशाफ्ट बनाती है और ये क्वालिटी एश्योरेंस में काफ़ी अच्छा ध्यान देती है और आने वाले दिन में भी ये अपना क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ सकती है। काफ़ी संभावना है ये कंपनी का। आइए जानते हैं दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। कंपनी का जो प्रमोटर के पास शेयर है 54.71% है, जो कि सितंबर 2024 में ये कम हुआ था। इससे पहले ये था 56.07%। प्रमोटर ने अपना शेयर ऑफलोड किया है सितंबर क्वार्टर में और ये गिर के 54.71% में रह गई है। FII वालों का पार्टिसिपेशन 10.43% है। पहले ये था 8.51% और सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ के हो गया है 10.43% दोस्तों। और नंबर ऑफ FIIs 18 से 32 तक बढ़ गया है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.93% डोमेस्टिक के पास है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सितंबर क्वार्टर में अपना स्टेक को बढ़ाया है, 9.94% था और अभी 11.36% हो गया है। और पब्लिक के पास इस कंपनी का 33.93% शेयर है। तो काफ़ी अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्सअप है दोस्तों ये कंपनी का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का अभी काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, नेटवर्क अच्छा है, इफिशियंसी अच्छा है, स्पेशलाइजेशन अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपनी चारों तरफ से। कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है, कंपनी ने 20 सितंबर 2024 को 15 पैसा पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया था दोस्तों। और AGM कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन अंतर्गत AGM हुआ था 30 सितंबर 2024। इसके बाद में इसका कॉर्पोरेट एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें ना राइट शेयर इश्यू किया गया अभी तक, न शेयर को स्प्लिट किया गया है, क्योंकि अभी फेस वैल्यू 10 रुपया ही है कंपनी का फेस वैल्यू, तो स्प्लिट भी नहीं किया गया है दोस्तों। तो इसके अलावा अभी तक कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों, अभी इतना पिक्चर क्लियर होने के बाद ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि इसका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छा है कंपनी का। अब जानते हैं फाइनेंशियल स्थिति कंपनी का कैसा है। तो कंपनी का जो प्राइस ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया एक साल में। इसका 52 वीक लो है 222 रुपये 85 पैसा और एक साल में ये हाई बनाया इसने 886 रुपये 95 पैसे का। ऑल टाइम लो हाई इसका सेम है 222 रुपये 85 पैसा और हाई है 886 रुपये 95 पैसा। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,617 करोड़। ये मॉडरेट ठीक ठाक कंपनी है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा कंपनी नहीं है, मॉडरेट कंपनी है। इसका जो PE रेशियो काफ़ी हाई है 63.35 है। इसको थोड़ा ध्यान देना होगा, आने वाले दिन में कंपनी को अर्निंग बढ़ा के इसको एडजस्ट करना होगा। सेक्टर का थोड़ा कम है, इसका सेक्टर का 58.07 PE है, तो कंपनी को अपना अर्निंग बढ़ा के इसको एडजस्ट करने में ध्यान देना होगा। बुक वैल्यू इसका है 51.15 और बुक वैल्यू रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, प्राइस बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 15.40 गुना ज़्यादा है, जो कि कंपनी का अभी एक ओवर वैल्यूशन दिख रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से 15 गुना प्राइस ज़्यादा है, मगर दोस्तों बुक वैल्यू के हिसाब से जितना भी ज़्यादा हो उसको ओवर वैल्यू तो हम लोग बोलते हैं, मगर यदि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होते जाएगा तो डेफिनेटली ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अपने आप में एक परफॉर्मिंग इंडिकेटर के रूप में काम करता है दोस्तों। और यदि कंपनी का अर्निंग बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली इसमें एडजस्टमेंट आएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बैलेंस हो जाएगी दोस्तों। तो प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में कंपनी को अपना अर्निंग में ध्यान देना होगा। जितना अर्निंग बढ़ते जाएगा कंपनी का उतना PE रेशियो और PB रेशियो एडजस्ट हो जाएगी दोस्तों। कंपनी ने अभी तक स्प्लिट नहीं किया है, इसके वजह से इसका फेस वैल्यू 10 रुपया ही है। ये कंपनी का जो प्राइस है मार्केट प्राइस से काफ़ी कम रिस्की है, क्योंकि इसका बीटा वैल्यू है 1.13। तो 1 से ऊपर ज़्यादा ऊपर जाता है, 2 से ऊपर जाए तो हाईली वोलाटाइल हाईली रिस्की माना जाता है। तो 1.13 ये मॉडरेट है, स्टैंडर्ड रेशियो है ये, तो काफ़ी कम रिस्की है स्टॉक का जो प्राइस वोलाटिलिटी है। आइए जानते हैं दोस्तों जून क्वार्टर के मुकाबले सेल्स और नेट प्रॉफिट सितंबर में कैसा रहा। जून में 175 करोड़ का सेल्स था और सितंबर में ये बढ़ के हुआ है 22.20 करोड़ का। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था जून क्वार्टर में था 34 करोड़ और ये बढ़कर हुआ है 48 करोड़। तो दोनों काफ़ी अच्छा दिख रहा है सेल्स और नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर में।
अब दोस्तों जानते हैं ईयरली कंपैरिजन, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी फाइनेंशियल पिक्चर कैसा है कंपनी का। तो लास्ट ईयर मार्च 2023 में था दोस्तों, जो नेट कैश फ्लो था वो जीरो था, अभी ये प्लस 82 करोड़ है, जो कि एक अच्छा साइन दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 19.11%, अभी ये 23.11%, ये भी ग्रोथ हुआ है, काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 18.70% और अभी ये साल है 22.77%, ये भी अच्छा दिख रहा है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था, नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.91% और अभी ये है 16.73%, 16.73%, जो कि इसमें भी ग्रोथ दिखा है, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो शेयर होल्डर का रिटर्न है वो 19.68% था, वो जो घटा हुआ अभी इस साल घटा हुआ है 16.94% है, मगर फिर भी 16.94% एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.07% था लास्ट ईयर और अभी ये है 22.02%, काफ़ी कंफर्टेबल है। घटने के बावजूद भी 22.02% को हम लोग कंफर्टेबल मान सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर था 10.49% और अभी है इस साल 13.14%। तो रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब एसेट का यूटिलाइजेशन अच्छा दिख रहा है दोस्तों। करंट रेशियो लास्ट ईयर 1.86 था और इस साल 3.69। तो वर्किंग कैपिटल में काफ़ी अच्छा खासा फंड ब्लॉक हुआ है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1, ये 3.69 है, तो काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी को अपना डेटर्स, अपना इन्वेंट्री को कंट्रोल करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ताकि ये रेशियो मेंटेन हो, क्योंकि ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री और डेटर में फंसता है दोस्तों, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में पड़ता है। इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। क्विक रेशियो में यदि हम लोग करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री और डेटर माइनस कर देते हैं, वो क्विक एसेट आता है। तो क्विक एसेट डिवाइड बाय करेंट लिएबिलिटीज होता है क्विक रेशियो, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1। ये 3.02 है, लास्ट ईयर 1.64 था, लास्ट ईयर ठीक ठाक था। ये अभी इस साल 3.02 बढ़ गया है, इसका मतलब डेटर बढ़ा होगा या इन्वेंट्री बढ़ा होगा, सॉरी इसका जो क्विक रेशियो ये काफ़ी बढ़ गया है, जिसको कम करना होगा, क्योंकि क्विक रेशियो ज़्यादा बढ़ता है तो कैश बैंक बैलेंस में पैसा ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका स्टैंडर्ड रेशियो 1:1 है दोस्तों, उसको कंपनी को देखना होगा। कंपनी का डेप्ट कंपनी ने कम किया है, लास्ट ईयर 0.26 था डेप्ट इक्विटी रेशियो और इस साल 0.09 है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का, कंपनी ने अपना डेप्ट को कम किया है दोस्तों। कंपनी का नेक्स्ट रेशियो है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी लास्ट ईयर 1 था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉरी लास्ट ईयर था 5.93 और इस साल है 9.50, यानी इंटरेस्ट के कंपैरिजन में इसका जो अर्निंग है वो 9 गुना ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कितना गुना कवर कर सकता है। तो लास्ट ईयर कम कवर करता था, अभी ज़्यादा कवर कर रहा है 9.50 टाइम्स, तो ये अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है एसेट टर्नओवर रेशियो। कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट ईयर 1 था, अभी 1.03 है, मगर ये उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसको थोड़ा कंपनी को एसेट यूटिलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लास्ट ईयर था 5.98 टाइम्स और अभी है इस साल है 6.88 टाइम्स, जो बढ़ा है, काफ़ी अच्छा संकेत है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री कितना बार एक साल में सेल्स में कन्वर्ट हुआ। तो लास्ट ईयर 5.98 टाइम्स कन्वर्ट हुआ था, इस साल 6.88 टाइम्स। नेक्स्ट है दोस्तों वैल्यूएशन का दो रेशियोज है, एक इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA, ये वैल्यूएशन दिखाता है कंपनी का। लास्ट ईयर 12.41 था, अभी 15.88 है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा हुआ है स्टॉक, ये दिखाता है वैल्यूएशन बढ़ा है इसका। और लास्ट आज का रेशियो है दोस्तों ये कंपनी का PS, मतलब कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स। तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स जो P डिवाइड बाय S है, ये भी वैल्यूएशन इंडिकेट करती है। लास्ट ईयर 2.24 था और इस साल 3.75 है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा है, कंपनी थोड़ा महंगा हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अब टाइम है बालू फोर्ज, जो कंपनी आज मैंने वीडियो बनाया है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसका बैकग्राउंड, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका फाइनेंशियल पिक्चर, मैंने जितना कोशिश किया, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल मिला, मैंने उस हिसाब से इसको एनालाइज करने की कोशिश की। तो दोस्तों कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहता हूँ, कंपनी का स्ट्रेंथ पार्ट काफ़ी ज़्यादा है और वीकनेसेस पार्ट काफ़ी कम है।
और कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को काफ़ी अच्छा है आने वाले दिन में, क्योंकि ये एक लीडिंग कंपनी है, इसके पास रिसोर्सेज का कमी नहीं है और आने वाले दिन में ये अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से कैच कर सकता है। इसका जो लिगेसी है काफ़ी अच्छा है और इसका जो थ्रेट्स हो सकता है आने वाले दिन में, हो सकता है दोस्तों नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं जिसके कारण से नया यदि सिस्टम डेवलप हो तो क्रैंकशाफ्ट का जो ये मेन प्रोड्यूसर है, इसका अल्टरनेटिव यदि कोई आ गया आने वाले दिन में तो डेफिनेटली इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है, मगर अभी तक इसका कोई अल्टरनेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो आने वाले दिन में कंपनी को थ्रेट्स आने का भी संभावना कम दिख रहा है। तो दोस्तों चारों तरफ से देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कंपनी को काफ़ी मजबूत दिखाता है। और कंपनी दोस्तों इस हिसाब से यदि मेरा ओपिनियन आप लोग पूछेंगे तो कंपनी को आप बाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, और आपको सेल करना है तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये कंपनी सेल आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं सेल, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मेरा ओपिनियन दोस्तों इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। आप इसमें बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और यदि सेल करना चाहते हैं तो आप सेल अभी ना करें, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। बाकी अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से आप सलाह कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट।